दितांत और वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी दितांत और विश्व की राजनीति, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हमने पिछली बार जो बात की थी कल, वो शीत युद्ध के संबंध में बात की थी और शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव क्या पड़ा, इस पर हम लोगों ने बात किया था। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर एक प्रभाव दितांत भी था, ये भी एक प्रकार से शीत युद्ध का प्रभाव ही था जिससे दितांत शुरू हुआ। तो अभी बात जो चल रही थी कि युद्ध और शांति साथ साथ चलते हैं, और इसीलिए ये कहना कि दितांत कब से प्रारंभ होता है ये सही नहीं। और इसका क्या काल निर्धारण है, कब से ये प्रारंभ हुआ। एक मिनट आप थोड़ा सा, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो ये कब से प्रारंभ हुआ इस पर हम लोग ना जाके और ये देखते हैं कि दितांत है क्या। दितांत वास्तव में एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और जिसका उपयोग तनाव शैथिल्य के अर्थ में लिया जाता है। तनाव शैथिल्य जो शब्द आता है इसके बारे में हम लोग जान लें। तनाव की शिथिलता, वास्तव में दितांत शब्द का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं है। बहुत सारे विद्वान जो थे, और जैसे हेनरी किसिंजर हुए, एपी राणा हुए, कुछ ऐसे विद्वान थे जिन्होंने इस बात को कहा कि दितांत का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं है। किसके बीच में तनाव की कमी और किस तरह के तनाव की कमी, ये तमाम ऐसी बातें जो अस्पष्ट हैं, ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। तो सामान्य अर्थों में दितांत जो है एक फ्रेंच भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है तनावों में जानबूझकर की गई कमी, इंटेंशनल रिलैक्सेशन ऑफ टेंशंस। जब विश्व व्यवस्था में किसी प्रकार का तनाव होता है, तनाव बढ़ता है, तो उस तनाव में कमी की जाती है समझौता वार्ता के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से, डिप्लोमेसी के माध्यम से, और यहाँ तक शक्ति प्रयोग के माध्यम से भी कभी कभी तनाव में कमी की जाती है, अलायंस, मैत्री अलायंसेस के माध्यम से। तो जब तनाव में कमी आना प्रारंभ होती है तो उसको हम दितांत कहते हैं। तो जब शीत युद्ध प्रारंभ हुआ तो ये आप जानते हैं कि शीत युद्ध जो है दो महाशक्तियों के बीच में एक वैचारिक संघर्ष था, एक वैचारिक संघर्ष का युद्ध था, और उसमें दुष्प्रचार भी होते थे, उसमें थ्रेट भी होता था, धमकी भी होता था। तो उसी बीच में जिस समय शीत युद्ध अपने चरम पर था, उसी बीच में महाशक्तियों के द्वारा कुछ ऐसी गतिविधियां भी संचालित की जाती थी जिससे कि उनके बीच में तनाव कम हो सके। तो वास्तव में दितांत शब्द जो है केवल दो महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण संबंधों को कम करने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। दो राज्यों के बीच तनावपूर्ण संबंधों में कमी अथवा उनके बीच तनाव की समाप्ति के संदर्भ में दितांत का प्रयोग किया जाता है। रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन या सीजेशन ऑफ स्ट्रेन्ड रिलेशंस बिटवीन टू स्टेट्स, दो राज्यों के बीच में जो तनावपूर्ण संबंध होते हैं, उन तनावपूर्ण संबंधों को समाप्त करने के लिए या समाप्त करने के अर्थ में या समाप्त करने के संदर्भ में दितांत शब्द का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में दितांत को कहते हैं तनाव शैथिल्य। जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो इसको नोट कर सकते हैं। तनाव शैथिल्य यानी तनाव में जानबूझकर की गई कमी। जब हम किसी एक स्थिति से, तनावपूर्ण स्थिति से परेशान होते हैं और ऐसा लगने लगता है कि ये तनावपूर्ण स्थिति काफी भयावह परिणाम दे सकती है, तो हमारा ये प्रयत्न होता है कि इस तनावपूर्ण स्थिति को कम किया जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो दोनों महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध का दौर चला, उसी दौर में इन्हीं महाशक्तियों के द्वारा कुछ ऐसे प्रयत्न किए गए जिनका उद्देश्य तनाव को कम करना था या तनाव की समाप्ति करना था, तो उसको तनाव शैथिल्य का नाम दिया गया। ये पश्चिमी दुनिया द्वारा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। वेस्टर्न वर्ल्ड का मतलब यूरोपीय जो देश हैं, तो उनके द्वारा इसकी व्याख्या पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, अर्थात आप भी जिए और हमको भी जीने दें,
जियो और जीने दो की राजनीति जो है या जीने दो की नीति जो है, उसको हम इसको तनाव शिथिल की रूप में व्याख्यायित करते हैं। खासतौर पे जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो इस रूप में व्याख्यायित करता है। हेनरी किसिंजर कहते हैं परमाणु युग में सैन्य शक्ति और राजनैतिक दृष्टि से व्यवहारिक शक्ति में जो विसंगति है वो दितांत है। बड़ा सिंपल सी बात है, सैन्य शक्ति और राजनीति से व्यवहारिक शक्ति, यानी सैन्य शक्ति क्या है और व्यवहारिक, सैन्य शक्ति मतलब सेना का प्रयोग, बल का प्रयोग, और व्यवहारिक शक्ति क्या है, जो हम अपने व्यवहार में आदान प्रदान की स्थिति में लाते हैं, उपयोग में लाते हैं, उसको व्यवहारिक शक्ति। तो किसिंजर का कहना है कि जो हमारी व्यवहारिक शक्ति है, अर्थात व्यवहारिक संबंधों के निरूपण में जिन युक्तियों का प्रयोग करते हैं, जिन तरीकों का प्रयोग करते हैं, वो तरीके जो हैं दितांत के रूप में या तनाव शैथिल्य के रूप में स्पष्ट होते हैं। जॉर्जी अरबाटोव, इन्होंने लिखा है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की नई वास्तविकताओं के साथ समायोजन। जब हर देश, दुनिया के सारे देश जो हैं, जो नई या समकालीन परिस्थितियां अंतर्राष्ट्रीय जगत में उत्पन्न होती हैं, उन परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित करने का प्रयास करने लगते हैं, तो वो तनाव शैथिल्य की श्रेणी में आता है जॉर्जी अरबाटोव के अनुसार। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, वास्तविकताएं क्या हैं कि विश्व युद्ध समाप्ति के पश्चात शीत युद्ध प्रारंभ होता है, पूरी दुनिया में एक तनाव का माहौल रहता है और संघर्ष यद्यपि दो महाशक्तियों के बीच है, लेकिन ये संघर्ष वास्तव में केवल दो महाशक्तियों के बीच नहीं है, क्योंकि दुनिया के अधिकांश देश अपने किसी न किसी हित को लेकर इन दो महाशक्तियों से संबद्ध होते हैं। तो उनकी संबद्धता का अर्थ ये हुआ कि ये तनाव का वातावरण केवल दो देशों में नहीं होता है, दो विचारधाराओं में नहीं होता है, बल्कि उन सभी में भी होता है जो इन दो देशों के साथ ध्रुवीकृत होते हैं, पोलराइज्ड होते हैं। इन दोनों देशों के साथ, दोनों ध्रुवों के साथ जो पोलराइज्ड होते हैं, वहां पर भी तनाव होता है। और जब वो उस तनाव के साथ समायोजन करने लगते हैं, अर्थात ऐसा प्रयत्न करने लगते हैं कि इस तनाव को हम अपने प्रयास से, अपने इंटेंशन से, अपनी इच्छा से इसको कम करने का प्रयत्न करें, तो तनाव शैथिल्य का उदय होता है। कोआर्डियल रिलेशंस बिटवीन अमेरिका एंड यूएसएसआर, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध, इसको जो है तनाव शैथिल्य के रूप में परिभाषित किया गया है वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा और बहुत सारे विद्वानों के द्वारा। तो दितांत क्या है वास्तव में? दितांत श्रेष्ठता और प्रभुत्व में रुचि के अंत के लिए अस्तित्व में आया, शीत युद्ध के अंत के लिए नहीं। हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि शीत युद्ध पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि शीत युद्ध की जो गर्माहट है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, या वैचारिक विभेद नहीं होगा। वैचारिक विभेद किसी न किसी रूप में हमेशा रहते हैं। तो इसीलिए कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जब श्रेष्ठता और प्रभुत्व स्थापित करने में राष्ट्रों की रुचि समाप्त होती है, तो तनाव शैथिल्य आता है। तनाव शैथिल्य का उद्देश्य शीत युद्ध को समाप्त करना नहीं है, या शीत युद्ध को समाप्ति के लिए तनाव शैथिल्य अस्तित्व में नहीं आता। ये हम लोगों ने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात किस तरह से अमेरिका और सोवियत रूस अपने वर्चस्व को, अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे। कभी परमाणु बम के आविष्कार के माध्यम से, कभी सैनिक संधियों के माध्यम से, कभी कमजोर राष्ट्रों को, यूरोपीय राष्ट्रों को आर्थिक सहायता के माध्यम से, किसी न किसी रूप में उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरे को कम श्रेष्ठ बताने की कवायद की, या कम श्रेष्ठ बताने की कोशिश की। तो ये जो सुपीरियरिटी और जो डोमिनेंस, सुपीरियरिटी और डोमिनेंस का जो भाव था, इसी ने शीत युद्ध को जन्म दिया था। और जब इसी सुपीरियरिटी और डोमिनेंस के भाव में कमी आने लगती है, तो वो तनाव शैथिल्य के रूप में बदलती है। तो तनाव शैथिल्य का अर्थ ये नहीं है कि शीत युद्ध को पूरी तरह से शीत युद्ध पूरी तरह से खत्म हो गया। जैसे कल आप में से किसी ने पूछा था, भारत और चीन के संदर्भ में जो वर्तमान स्थिति है साउथ चाइना सी को लेकर, या चीन की जो गतिविधियां हैं, क्या इसको भी हम इसको भी हम शीत युद्ध की संज्ञा दे सकते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि ये तनाव का एक वातावरण है। तो और ये तनाव का वातावरण हमेशा रहता है, किसी न किसी रूप में तनाव का वातावरण हमेशा मौजूद रहता है। तो तनाव शैथिल्य का अर्थ शीत युद्ध को पूरी तरह से समाप्त करना नहीं है,
बल्कि डोमिनेंस और जो श्रेष्ठता की भावना है कि हम सुपीरियर हैं, आर्थिक रूप से श्रेष्ठ हैं, सैनिक रूप से श्रेष्ठ हैं, हमारे मैत्री संबंध बहुत ज़्यादा हैं, या हमने दूसरे देशों पर अपने प्रभुत्व को स्थापित करने की बेहतर कोशिश की है, या अधिकांश राष्ट्र हमारे बैनर के नीचे खड़े हैं। तो ये जो तरीके होते हैं ये वास्तव में सुपीरियरिटी को स्थापित करने के तरीके होते हैं। हम बहुत सारे मित्र बना लेते हैं और बहुत सारे लोगों से सहयोग प्राप्त करने लगते हैं, बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तो ये जो कोशिश होती है ये वास्तव में एक तरह से सुपीरियरिटी की कोशिश है और डोमिनेंस की कोशिश है। और यही कोशिश अमेरिका और सोवियत रूस के बीच द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से लगातार चलती रही और जिसने पूरी दुनिया को तनाव के एक वातावरण में डाल दिया था। तो तनाव शैथिल्य इसी रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका अर्थ है श्रेष्ठता की जो जंग है वो कमजोर पड़े, जो वर्चस्व की जो जंग है वो कमजोर पड़े, वैचारिक श्रेष्ठता की जो जंग है वो कमजोर पड़े, विचारधारा के प्रभुत्व का जो प्रयत्न है वो कमजोर पड़े, और इसी को हम तनाव शैथिल्य के रूप में परिभाषित करते हैं। तो तनाव शैथिल्य एक मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि तनाव शैथिल्य वास्तव में क्या है, और बहुत अच्छे से बड़े विद्वान तनाव शैथिल्य को परिभाषित करने में थोड़ा सा मतलब अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। एक इलिंग ब्लोल ने कहा है, कभी कभी तनाव शैथिल्य को नीति के रूप में स्पष्ट किया जाता है, कभी कभी इसे पूर्व तथा पश्चिम के बीच तनाव कम करने वाले संबंधों के रूप में प्रयोग किया जाता है। पूर्व और पश्चिम का अर्थ है, पूर्व का अर्थ है सोवियत संघ, पश्चिम का अर्थ है यूरोपीय राष्ट्र और अमेरिका। तो पूर्व और पश्चिम के बीच संबंधों को कम करने के अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है। कभी कभी क्यूबा का जो मिसाइल संकट था जिसने सोवियत संघ की नीति में एक निर्णायक मोड़ लाया और परमाणु निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ी, ये ऐसा विद्वान मानते हैं कि ये जो क्यूबा का मिसाइल संकट था इसने काम भी किया। और ये सकारात्मक काम ये था कि दोनों जो समूह थे, जो दोनों गुट थे, जो दोनों ध्रुव थे, उनके बीच में परमाणु अस्त्रों को कम करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई इसी क्यूबा के मिसाइल संकट से। तो ये तमाम चीजें जो हैं कभी इसे ख्रुश्चेव के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो तमाम प्रकार के अर्थ हैं दितांत के बहुत सारे अर्थ हैं और उसकी सही परिभाषा नहीं की जा सकती। 28 दिसंबर 1973 को अमेरिका के विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर थे, उन्होंने एक प्रेस वार्ता में अपनी बात को, अपनी समस्या को बताते हुए कहा कि दितांत को कैसे परिभाषित किया सकता है। हेनरी किसिंजर ने ये कहा कि हम नहीं कहते हैं कि दितांत घरेलू व्यवस्थाओं में अनुकूलता पर आधारित है। उन्होंने आगे कहा, हमारी मान्यता है कि सोवियत संघ तथा चीन के मूल्य और विचारधाराएं विरोधी तथा कभी कभी हमसे शत्रुतापूर्ण है। हम नहीं कहते कि हमारे राष्ट्रीय हित परस्पर एक दूसरे के विरोधी नहीं है, परंतु हम यह अवश्य कहेंगे कि जो तात्कालिक जो समस्याएं थी, जो अंतर्राष्ट्रीय वातावरण था, वो उसमें मूलभूत परिवर्तन, मूलभूत जो परिवर्तन था, यही मूलभूत परिवर्तन जो था वो दितांत का परिवर्तन था। ओ सर जी, ये आप म्यूट हो जाए, पढ़ने दे सबको, है ना, म्यूट हो जाइए, जिससे अगर समझ में नहीं आ रहा तो बात बताएं, फिर समझा जाए उसको। और इसमें जब आप कोई गतिविधि आपकी होती तो इसमें सुनाई पड़ती है, इसलिए आप लोग म्यूट हो जाएं और फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है सर, आवाज नहीं आ रही, कट के आ रही। आवाज सबको नहीं आ रही है? नहीं सर। किसको नहीं आ रही आवाज? सर आ रही है सर आवाज। किसको आवाज नहीं आ रही है? सौरभ को आवाज नहीं आ रही है। सौरभ, तुम अपना म्यूट हो जाओ, तब सुनो, तब तुमको आवाज आएगी। ठीक है। और एक निवेदन आप लोगों से है कि ये आपका लेक्चर जो है ये जो है लेक्चर डाउनलोड हो रहा है और रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए इधर उधर की चर्चाएं उसमें ना करें। ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्ड होगा तो आप ही को ये रिकॉर्ड होके जाएगा और फिर बाद में इसका परिणाम थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा, तो ये लगेगा कि कैसे बच्चे हैं और किस तरह से पढ़ाई करते हैं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग।
अब हम लोग दितांत के कुछ और कारण की बात करते हैं। हम अभी तक सिर्फ आपसे इतना बताना चाह रहे थे कि दितांत वास्तव में क्या है और दितांत को कैसे परिभाषित किया जाता है, और हमने आपको बताने की कोशिश ये की कि दितांत की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है और अलग अलग तरीके से लोग इसको परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ कारण हम दितांत के बताते हैं। एक तो क्यों शुरू हुआ दितांत। एक तो महाशक्तियों के पारस्परिक हित थे। सोवियत संघ के कुछ हित थे, कुछ हित जो है अमेरिका के थे, और दोनों ही राष्ट्र अपने हितों को साधने की कोशिश कर रहे थे। जैसे हम आपको बताएं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्टालिन की जब मृत्यु होती है, उसके पश्चात सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति में काफी उतार चढ़ाव आया और उसको अमेरिका से आर्थिक सहयोग की आवश्यकता थी। अमेरिका का जो राष्ट्रीय हित था उसको कच्चे माल की आवश्यकता थी। तो ये पारस्परिक हित थे। दूसरी चीज ये था कि दोनों राष्ट्र जो है निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना चाह रहे थे, शस्त्र प्रतिस्पर्धा से मुक्ति पाना चाहते थे। तो ये जो शस्त्र प्रतिस्पर्धा से मुक्ति की जो बात थी, ये दोनों राष्ट्रों के आपसी हित थे और इन हितों ने दितांत को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों राष्ट्रों के अगर आपसी हित न होते तो संभवतः दितांत थोड़ा सा कमजोर स्थिति में होता। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा था वो था सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति, जो मैं आपको अभी बता रहा था कि दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और उनको आर्थिक सहयोग की आवश्यकता थी, और इस आर्थिक सहयोग के लिए वो अमेरिका के प्रति आशान्वित थे। तो इसलिए उनको ये लगा कि अगर दोनों राष्ट्रों के बीच तनावपूर्ण संबंध होंगे तो ये आर्थिक सहयोग जो है हमें प्राप्त नहीं होगा और हमारा जो डेवलपमेंट है, हमारा जो विकास का कार्यक्रम है, विकास की जो प्रक्रिया है, ये बाधित होगी। तो इसलिए सोवियत संघ ने पर्याप्त प्रयास किया। हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि जब कैंप डेविड समझौता फेल हो गया तो समझौते के फेल होने के पश्चात पेरिस कॉन्फ्रेंस जो था, पेरिस शिखर सम्मेलन जो था, वहां पे ब्रेजनेव और आइजनहावर जो राष्ट्रपति थे, इनके बीच में जो एक तनाव की स्थिति बनी, उसके पश्चात बाद में ब्रेजनेव ने इस चीज को महसूस किया कि ये तनाव की स्थिति समाप्त होनी चाहिए और उन्होंने अपनी तरफ से तनाव की स्थिति को समाप्त करने के लिए प्रयास करना प्रारंभ किया। जैसा कि क्यूबा में मिसाइल संकट की बात हम लोगों ने कल किया था, तो क्यूबा मिसाइल संकट के पश्चात सोवियत रूस ने वहां से मिसाइल लगाने को विड्रा कर लिया। उन्होंने बाद में निर्णय लिया कि हमें वहां पर मिसाइल नहीं लगाना, मिसाइल तैनात नहीं करना। तो ये जो स्थिति थी ये इसीलिए थी क्योंकि उन्हें आर्थिक सहयोग की आवश्यकता थी। अगर तनावपूर्ण संबंध रहे आते तो संभवतः आर्थिक सहयोग उनको प्राप्त नहीं हो पाता। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था जो दितांत के कारण के रूप में आया। तीसरी बात जो हम लोगों ने अभी चर्चा किया, अमेरिका को कच्चे माल की आवश्यकता थी और सोवियत संघ से और दूसरे जो तृतीय विश्व के देश थे जो साम्यवादी व्यवस्था के नियंत्रण में थे, वहां से अमेरिका को कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति होती थी। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज था कि अमेरिका की भी अपेक्षा थी कि दोनों राष्ट्रों के बीच तनाव की स्थिति खत्म हो और तनाव की स्थिति अगर रहती है तो उसे कच्चे माल की आपूर्ति उसको नहीं हो पाएगी और उसका विकास एक तरह से प्रभावित होगा, रुक जाएगा। तीसरी बात जो इसकी चर्चा भी हम आपसे पहले कर चुके हैं, D3 का मतलब होता है डेवलपमेंट, डिसआर्मामेंट और दितांत। ये तीन बातें उस समय महत्वपूर्ण थी। डेवलपमेंट में विकास, अधिकांश राष्ट्र की पहली आवश्यकता थी, प्राथमिक आवश्यकता थी विकास की, क्योंकि सभी राष्ट्र जो थे, विशेषकर जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र थे या तृतीय विश्व के जो राष्ट्र थे, जिनकी अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक सत्ता समाप्त होने के पश्चात बहुत खराब हो गई थी। आप सबको पता है कि जब ब्रिटेन ने भारत को स्वतंत्र किया तो उस समय भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी और भारत जो है, सबसे पहले भारत की सोच थी कि वो अपनी आर्थिक स्थितियों को मजबूत करे, आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की कोशिश करे और उसके बाद फिर वो दूसरे काम करे। और इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी विदेश नीति में विश्व शांति को बहुत ज्यादा महत्व दिया, वर्ल्ड पीस को उन्होंने अपने विदेश नीति में बहुत ज्यादा महत्व दिया और सेना के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ज्यादा काम नहीं किया। लेकिन जब 1962 में चीन का युद्ध हुआ
तो उनको ये प्रतीत हुआ कि सेना के क्षेत्र में भी कुछ काम करना आवश्यक है। तो डेवलपमेंट पहली आवश्यकता है। हर एक यूरोपीय राष्ट्र की प्राथमिक आवश्यकता विकास की थी। जो महाशक्तियां थीं उनकी भी आवश्यकता विकास की थी। और युद्ध के दौरान या शीत युद्ध के दौरान जो परमाणु प्रतिस्पर्धा चली उसमें बहुत सारा पैसा लोगों ने इन्वेस्ट किया। जो दूसरे काम थे, सांस्कृतिक उत्थान और इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट था या जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था या जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था, ये बड़ी बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा था। और इसलिए एक बात दिमाग में दोनों महाशक्तियों की आई कि अब इस तनाव की स्थिति को समाप्त करके दोनों महाशक्तियों को विकास के मार्ग पर चलना चाहिए। तो एक महत्वपूर्ण ये आप कह सकते हैं कि पहल थी। दूसरी बात है डिसआर्मामेंट, हथियारों का एक जखीरा आप कह सकते हैं कि बहुत सारा हथियार दोनों महाशक्तियों के पास जमा हो गया था। और इसके साथ ही साथ जो अन्य महाशक्तियां थी उन्होंने भी कोशिश करना शुरू कर दिया था कि वो भी परमाणु क्षमता संपन्न राष्ट्र बन जाए। तो दोनों महाशक्तियों को परमाणु की इस भयावहता का अनुमान होने लगा कि अगर कभी संघर्ष की स्थिति बनती है तो दोनों राष्ट्रों का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और इसीलिए उन्होंने तनाव शैथिल्य का रास्ता अपनाने की कोशिश की। और तीसरा तनाव शैथिल्य है, तो ये नीड ऑफ D3 की जरूरत, विकास, निशस्त्रीकरण और दितांत, डेवलपमेंट, डिसआर्मामेंट एंड दितांत। तो ये एक कारण था दितांत के आगे आने का। फिर परमाणु का आतंक था। परमाणु का आतंक इस तरह था कि परमाणु अस्त्र बहुत ज्यादा संख्या में लोग विकसित कर लेने, खासतौर पे जो प्रतिस्पर्धा मुख्य रूप से दिखाई पड़ती है वो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में दिखाई पड़ती है। 1953 में सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाना शुरू कर दिया और अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र, ऐसे प्रक्षेपास्त्र बने। अंतर महाद्वीपीय का मतलब होता है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंचा सके, लंबी दूरी के और लंबी मारक क्षमता वाले प्रक्षेपास्त्र बनना शुरू हुए। तो ये एक स्वाभाविक सी बात थी कि अगर दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ता रहा और कभी ये तनाव युद्ध की शक्ल अख्तियार कर पाया तो एक बहुत बड़ा विनाश दोनों महाशक्तियों को होगा और विश्व का भी विनाश होगा। तो ये परमाणु आतंक को खत्म करने की आवश्यकता भी दितांत के कारण के रूप में अस्तित्व में आई। एक महत्वपूर्ण बात है राष्ट्रों की मूल प्राथमिकताओं में परिवर्तन। हर राष्ट्र की अपनी प्राथमिकताएं थी, हर राष्ट्र की अपनी प्रायोरिटी होती है। कुछ राष्ट्र ऐसे होते हैं जो अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहते हैं, कुछ राष्ट्र ऐसे होते हैं जो अपने राजनीतिक हितों को लेकर सजग रहते हैं, कुछ राष्ट्र ऐसे होते हैं जो अपने व्यापारिक हितों को लेकर सजग रहते हैं, और कुछ राष्ट्र ही ऐसे होते हैं जिनकी ये कोशिश होती है कि वो अपने सैनिक हितों को लेकर सजग रहें। तो अलग अलग राष्ट्रों की अलग अलग प्राथमिकताएं होती हैं और इसी कारण से जो राष्ट्र थे अलग अलग, वो राष्ट्र इस प्रतिस्पर्धा में, शीत युद्ध के इस प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित नहीं हो सकते थे। और इस कारण से एक आप कह सकते हैं इस कारण से भी तनाव शैथिल्य आगे आया। चलिए, सबको सुनाई पड़ रहा है? यस सर। सुनाई पड़ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। हाँ, चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक और कारण था शीत युद्ध के कारण तनाव का वातावरण। ये तो हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरी दुनिया में एक तनाव की स्थिति थी, बैलेंस ऑफ टेरर जिसको कहते हैं, आतंक का संतुलन एक तरह से था। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये थी कि वीकनिंग ऑफ कम्युनिस्ट ग्रुप, जो साम्यवादी गुट था वो कमजोर हो रहा था। और कमजोर इसलिए हो रहा था कि उनकी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी प्रभावित हो रही थी। तो इस कारण से भी दितांत, कम्युनिस्ट ग्रुप कमजोर हो रहा था, उनको अपने अस्तित्व को खोजना था। उनको ये लग रहा था कि अगर हम तनाव शैथिल्य को खत्म नहीं करेंगे, वो विकास की धारा में सम्मिलित नहीं होंगे, तो हमारा अस्तित्व जो है, हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो प्रभावित होगा। और इसलिए भी उन्होंने सोवियत संघ की तरफ से प्रस्ताव आया, जैसा कि हम लोग देखते हैं 1960 के दौरान उन्होंने अपनी तरफ से एक रुचि जाहिर की, अपना इंटरेस्ट जाहिर किया कि ये तनाव की स्थिति को खत्म किया जाना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण कारण था चीन और रूस के बीच हितों का टकराव। चीन भी आप जानते हैं वहां पे भी साम्यवादी क्रांति 1949 में हुई थी, और 1949 में साम्यवादी क्रांति होने के पश्चात सोवियत संघ और चीन दोनों साम्यवादी देश हो गए थे, और दोनों के बीच आपसी हितों का टकराव था। और इन हितों के टकराव ने भी तनाव शैथिल्य को
थोड़ा सा दितांत को उसने बल दिया। फिर गुट निरपेक्ष राष्ट्र भी अस्तित्व में आने लगे थे। तृतीय विश्व के जो देश थे, जो नए औपनिवेशिक सत्ता से जो नए आजाद राष्ट्र थे, उन्होंने एक तीसरा गुट बनाना शुरू कर दिया। हालांकि ये जो तीसरा गुट था, ये उन दो गुटों का प्रत्युत्तर नहीं था या उन दोनों गुटों की प्रतिक्रिया नहीं थी। और जो गुट निरपेक्ष राष्ट्र हैं, उनसे जब पूछा जाता है तो इस बात को कहते हैं, इस बात को स्वीकार, पंडित नेहरू इस बात को स्वीकार करते थे कि ये तीसरे गुट के निर्माण की नीति नहीं है, ये वास्तव में एक तरह से बैलेंसिंग व्हील के रूप में, एक संतुलनकारी पहिए के रूप में अस्तित्व में आया। कि बहुत सारे जो राष्ट्र थे उन्होंने अपने आप को गुटों से निरपेक्ष कर लिया। उनका यह कहना था, ना तो हम सोवियत के बैनर के तले जाएंगे और ना हम अमेरिका के बैनर के तले जाएंगे, हम एक अपनी स्वतंत्र नीति का आचरण करेंगे। तो गुट निरपेक्षता की नीति क्या थी? ये एक स्वतंत्रता की नीति थी या एक स्वतंत्र विदेश नीति के निर्माण की नीति थी। इसी तरह से गुट निरपेक्ष आंदोलन को गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के द्वारा परिभाषित किया जाता है। अब आगे जब आप चलेंगे तो हम गुट निरपेक्षता आपको पढ़ाएंगे और आपसे उस पर बात करेंगे, तो आप देखेंगे गुट निरपेक्ष राष्ट्रों को कैसे परिभाषित किया गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन वास्तव में क्या था? ये विदेश नीति की स्वतंत्रता की आकांक्षा का आंदोलन था। ये देश ये चाहते थे कि इनकी विदेश नीति एक स्वतंत्र विदेश नीति बने और उस पर ना तो पश्चिमी गुट का प्रभाव हो और ना ही साम्यवादी गुट का प्रभाव हो। तो इस कारण से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू हुआ। कुछ राष्ट्रों ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है शुरू किया। प्रारंभिक जो गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ 25 देशों को लेकर 1961 में शुरू हुआ था। हालांकि गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत 1955 में बांडुंग में सम्मेलन हुआ और उसी बांडुंग सम्मेलन में एक भूमिका तैयार की गई और उसी भूमिका के ऊपर जो इसकी नींव जो थी स्थापित हुई और 1961 में पहली बैठक गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की हुई, जिसमें 25 देश जो हैं सम्मिलित हुए थे। और भारत, इंडोनेशिया, भारत, युगोस्लाविया और मिस्र, ये तीनों इसके सूत्रधार थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो और अब्दुल नासिर, नेहरू और टीटो, ये 3 लोगों का जो ग्रुप था, इन्होंने मिलकर इस आंदोलन को प्रारंभ किया। तो इसने भी दोनों ध्रुवों के बीच तनावों की स्थिति को कम करने का काम किया, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया कि हमारी प्राथमिकताएं अलग हैं, हमारी जरूरतें अलग हैं। हम आप लोगों के साथ इस संघर्ष और इस शक्ति के संघर्ष की इस नीति में सम्मिलित नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी प्राथमिक आवश्यकता हमारे विकास की है। एक और महत्वपूर्ण चीज जो था, चेंज ऑफ बाइपोलरिज्म इनटू मल्टीपोलर वर्ल्ड। बाइपोलरिज्म में द्विध्रुवीयता की चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं। द्विध्रुवीयता का मतलब होता है जिसमें 2 महत्वपूर्ण धुरी हो। ये आप जानते हैं कि विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात 2 राष्ट्र, सोवियत संघ और अमेरिका, ये मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर कर आए और एक तरह से पूरी दुनिया का नेतृत्व जो था इन्हीं दोनों राष्ट्रों के ऊपर था, या यही दोनों राष्ट्र मतलब नेतृत्व करते थे पूरी दुनिया का। लेकिन फिर धीरे धीरे और भी शक्तियां उत्पन्न होने लगी। जैसे ब्रिटेन भी एक महाशक्ति के रूप में अस्तित्व में आया। इसके बाद फ्रांस भी महाशक्ति के रूप में अस्तित्व में आया। चाइना भी धीरे धीरे उभार की स्थिति में था, वो भी उभर रहा था और वो भी जो है विश्व की महाशक्ति के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित करने की कोशिश कर रहा था। तो दुनिया का जो स्वरूप था वो मल्टीपोलर वर्ल्ड, बहुध्रुवीय होता चला जा रहा था। तो इस कारण से भी तनावों को समाप्त करके और एक नए और एक आशावान और इनोवेटिव नवोन्मेषी दुनिया की स्थापना का काम जो है होना था और इसी कारण से दितांत की उत्पत्ति होती है। फिर मिलिट्री अलायंसेस, बहुत सारे सैनिक गठबंधन बना रहे थे लोग, जैसा कि आपने पढ़ा भी है। नाटो बना, फिर वार्सा पैक्ट बना, फिर सीटो बना, फिर सेंटो बना। तो ये कई सारे सैनिक गठबंधन बन रहे थे। तो ये सैनिक गठबंधन जो थे एक तरह से अलग अलग गुट तैयार हो रहे थे और इन गुटों के बीच हितों का टकराव अवश्यंभावी था और ये गुट कभी भी युद्ध का रूप ले सकते थे। तो ऐसी स्थिति में जो है सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि दुनिया में जो तनाव है उनको किसी प्रकार से कम किया जाए और इस तरह से तनाव शिथिल अस्तित्व में आता है। फिर तीसरी दुनिया के देश जिनकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, उन कंट्रीज को कहा जाता है, उन राष्ट्रों को कहा जाता है जिनकी अर्थव्यवस्था उस समय बहुत जर्जर थी, बहुत कमजोर थी, जो विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं हो पाए थे,
जिनकी पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी, जिनके यहाँ शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास अभी प्रारंभिक चरण में था, प्रारंभिक अवस्था में था। तो ऐसे देशों को हम तृतीय विश्व के राष्ट्र कहते हैं, तीसरी दुनिया के राष्ट्र कहते हैं। तो टेंटेटिवली एक आप कह सकते हैं कि एक अनुमानित रूप में जो है 3 भागों में दुनिया को बांटते हैं। पहली दुनिया में जो विकसित, अत्यधिक विकसित अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र हैं उनको रखा जाता है। शुरू में राष्ट्र 8 थे, अब वो 20 की संख्या में हो गए हैं। और दूसरी श्रेणी में वो राष्ट्र हैं जो धीरे धीरे विकास की गति पर पकड़ रहे हैं, विकासशील देश हैं जिसमें भारत भी सम्मिलित है। और तीसरे वो देश हैं जो आज भी पिछड़े हैं, खासतौर पर लैटिन अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका और कुछ एशियाई राष्ट्र भी जो हैं, इस तरह के राष्ट्र हैं जो अभी भी तृतीय विश्व के देशों की श्रेणी में आते हैं। तो इनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण हो रही थी और इस कारण से तनाव शैथिल्य अस्तित्व में आता है। कुछ अन्य कारण थे, उन पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आतंक का संतुलन, अभी मैंने कहा कि आतंक का संतुलन का अर्थ क्या है। एक तो शक्ति संतुलन होता है। शक्ति संतुलन का मतलब होता है जब 2 ध्रुव, 2 शक्तियां परस्पर बराबर हो जाती हैं, शक्ति के मानकों पर परस्पर बराबर हो जाती है। हम ये जानते हैं कि जब विश्व युद्ध समाप्त होने की कगार पे था तो अमेरिका ने परमाणु बम का विकास कर लिया था। सोवियत संघ जो था उसके पास परमाणु अस्त्र नहीं थे। तो उस स्थिति में उस समय सोवियत संघ की जो सैनिक स्थिति थी वो अमेरिका की तुलना में बहुत कमजोर थी। फिर 1953 में सोवियत रूस ने भी परमाणु बम बनाया, लेकिन उस समय भी सोवियत रूस की जो सैन्य स्थिति थी वो अमेरिका से बहुत कमजोर थी। लेकिन 1960 तक आते आते ये दोनों महाशक्तियां लगभग बराबरी की स्थिति में आ गई थी और दोनों के पास लगभग बराबर परमाणु अस्त्र थे। तो ये जो बराबर परमाणु अस्त्र थे, तो इसने क्या किया, ये एक तरह से आतंक का संतुलन बनाया कि एक तरफ साम्यवादी देश है जिसके पास बहुत सारे मारक अस्त्र हैं, बहुत सारे विध्वंसक हथियार हैं, और एक तरफ अमेरिका है जिसके पास भी बहुत सारे विध्वंसक हथियार हैं। तो ये जो संतुलन, जो तुला बनी, वो एक तरह से आतंक के संतुलन का नाम इसको देते हैं। और ये भी देखा गया कि अगर कभी इन राष्ट्रों के बीच में सशस्त्र युद्ध की संभावना बनती है तनाव के कारण, तो ये पूरी दुनिया के लिए घातक होगा। और इसीलिए ये दोनों महाशक्तियां भी बाध्य हुई ये सोचने के लिए कि जो शस्त्रीकरण है इसको कम किया जाना चाहिए और शांति के रास्ते पे चलना चाहिए। और इसके साथ ही साथ दुनिया के जो दूसरे देश थे वो भी बराबर दबाव डाल रहे थे कि आप जो हैं ये संघर्ष का रास्ता समाप्त करें, तनाव का रास्ता समाप्त करें और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के रास्ते का अनुसरण करें। एक और महत्वपूर्ण था पोस्ट स्टालिन सोवियत पॉलिसी ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। स्टालिन की मृत्यु हुई, उनके पश्चात बुल्गानिन कुछ समय के लिए सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने और उसके बाद लियोनिद ब्रेजनेव सोवियत रूस के राष्ट्रपति बने। फिर क्रुश्चेव आते हैं। लियोनिद ब्रेजनेव के समय से ही सोवियत रूस की पॉलिसी में परिवर्तन आता है। स्टालिन की पॉलिसी आक्रामक पॉलिसी थी, आक्रामक नीति थी। उनकी जो नीति थी वो शक्ति संग्रह की नीति थी, एक्यूमुलेशन ऑफ पावर की नीति थी, शक्ति को इकट्ठा करने की नीति थी। लेकिन ब्रेजनेव के समय तक आते आते रूस में जो है एक परिवर्तन सा आया और उन्होंने पीसफुल कोएक्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को अपनाना शुरू किया। और इसीलिए आपको मैंने चर्चा किया था कि हार्टलाइन समझौता दोनों राष्ट्रों के बीच में हुआ कि विश्व की कोई घटना अगर होती है तो दोनों महाशक्तियां उस घटना के बारे में टेलीफोनिक या हार्टलाइन वार्ता कर सकती हैं और जल्दी से उस समस्या का समाधान करने के निष्कर्ष पर पहुंच सकती हैं। तो स्टालिन के पश्चात सोवियत रूस की नीति में परिवर्तन आया और सोवियत रूस की जो आक्रामक नीति थी वो वास्तव में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति बन गई और इसलिए भी दितांत की स्थिति बनी या तनाव शैथिल्य की स्थिति हमको दिखाई पड़ती है। इसके बाद सोवियत डिपेंडेंस ऑन वेस्टर्न वर्ल्ड फॉर टेक्नोलॉजी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है, सोवियत संघ प्रौद्योगिकी, तकनीकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यूरोपीय राष्ट्रों से बहुत पीछे था और सोवियत संघ ये चाहता था कि उसका भी तकनीकी और प्रौद्योगिक विकास हो, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट उसके यहाँ भी हो। और तकनीकी विकास के लिए उसकी निर्भरता यूरोपीय राष्ट्रों पर थी, पश्चिम के राष्ट्र जो थे उनके ऊपर थी।
और वो चाहते थे कि अगर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति आती है काम में, तो दोनों देशों या दोनों राष्ट्रों या दोनों समूहों के बीच में टेक्नोलॉजिकल जो एक्सचेंज होगा, तकनीकी आदान प्रदान होगा, इससे सोवियत रूस का फायदा होगा। तो इसलिए भी सोवियत रूस की तरफ से तनाव शैथिल्य का एक मार्ग तैयार किया, एक रास्ता तैयार किया, और दूसरे जो राष्ट्र थे उनको भी इस रास्ते पर आने की कोशिश की गई, खासतौर पे अमेरिका। और अमेरिका भी, जैसा कि हमने आपको बताया कि पेरिस कॉन्फ्रेंस में आइजनहावर जो थे, यद्यपि सोवियत रूस और अमेरिका के बीच बड़ा जबरदस्त तनाव था, और उस तनाव के बाद भी आइजनहावर काफी शांत थे, और उन्होंने जो ब्रेजनेव जो वहां पे गए थे उस समय, उनके किसी भी कोई प्रतिक्रिया उनके व्यवहार पर नहीं दी। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी। फिर ये भी देखने में आया कि जो सैनिक संगठन बन रहे थे, नाटो, सीटो, सेंटो, ये अप्रासंगिक थे, इनका कोई महत्व नहीं था, इनका कोई इंपॉर्टेंस इस तरह का नहीं था। तो इसलिए भी इनकी जो अप्रासंगिकता थी, इसने भी शीत युद्ध को थोड़ा सा कमजोर करने की कोशिश किया, और दितांत का रास्ता इनसे तैयार हुआ, थोड़ा सा कमजोर किया, और तनाव शैथिल्य की स्थिति